नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूँ मैं सर्वमित्रा। दिवाली से पहले उपचुनाव के नतीजे आने से किसी के घर जीत के दिए जले, किसी के घर हार का अंधेरा छा गया। चुनाव है तो किसी न किसी को तो हारना ही होगा और विजेता भी कोई एक ही बनेगा। हार जीत पर दुखी या खुश होना स्वाभाविक ही है, लेकिन बीजेपी के मामले में ऐसा नहीं लगता। दरअसल बीजेपी ने पिछले 7 सालों से इस देश पर राज करते करते ये मान लिया है कि अब देश की गद्दी हमेशा उसी के पास सुरक्षित है। बीजेपी ये भूल चुकी है कि जनता जब सिंहासन खाली करो का नारा लगाते हुए आगे आती है तो बड़े बड़े सुरमाओं को सिंहासन छोड़ना ही पड़ता है। बीजेपी भले चुनाव में हार की बात को भुला दे, लेकिन जनता ने उसे अपने तरीके से याद दिला ही दी है। उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए दिवाली की खास खुशियां लेकर नहीं आए और अब इसका असर पार्टी के भीतर पड़ता दिख रहा है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में चुनावी नतीजों के बाद कलह की शुरुआत हो चुकी है और ये कलह आखिरकार फूट की ओर ले जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती हूँ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उपचुनाव के नतीजों के बाद क्या कहा। नड्डा ने ट्वीट किया, लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए को मिली जीत के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और जनता का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें अंत्योदय का मूल मंत्र लेकर जनसामान्य के समग्र विकास हेतु निरंतर कटिबद्ध हैं। तो देखा आपने, कितनी आसानी से नड्डा जी ने बीजेपी और एनडीए को मिली जीत पर आभार व्यक्त किया, हार का जिक्र भी नहीं किया और जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व की ही बात की। जब जीत का सेहरा मोदी जी के सिर बंधेगा तो हार का जिम्मेदार भी क्या उन्हें ही माना जाएगा? ये सवाल अब बीजेपी के भीतर उठने लगा है। खैर, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले ये देखते हैं कि जहां जीत हासिल की वहां के लिए जेपी नड्डा ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मिली जीत को जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया। वहीं असम के नतीजों को एक विकसित उत्तर पूर्व के प्रति प्रधानमंत्री के संकल्प में जनता का निरंतर विश्वास करार दिया। बिहार में एनडीए की जीत पर जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार प्रदेश के निरंतर विकास और जन कल्याण हेतु सेवा भाव से समर्पित है। तो क्या इसका मतलब नीतीश कुमार ये समझे कि जेडीयू की जीत उनके कारण नहीं बल्कि मोदी जी के कारण हुई है? खैर, तेलंगाना के हुजूराबाद में बीजेपी की जीत के लिए नड्डा ने जनता का आभार जताया और कहा कि बीजेपी राज्य के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखा आपने कैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केवल जीती हुई सीटों का उल्लेख किया है, यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, इसे ही कहते हैं। नड्डा जी उपचुनाव तो पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी हुए थे, तो वहां के बारे में आपने कुछ क्यों नहीं कहा? कम से कम यही कह देते कि बीजेपी को हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसकी समीक्षा की जाएगी। हो सकता है अंदर खाने बीजेपी ऐसी कोई समीक्षा करे भी, लेकिन देश पर शासन करने वाली पार्टी में अभी शायद इतनी बहादुरी नहीं आई है कि वो खुलकर ये स्वीकार करे कि उसकी नींव अब कमजोर हो रही है। अभी कांग्रेस सत्ता पर होती और उसे ऐसी हार मिलती तो बीजेपी प्रवक्ताओं के तीखे तीर राहुल गांधी पर पड़ने शुरू हो गए होते। गांधी परिवार को नसीहत दी जाने लगती कि उसे कांग्रेस के शीर्ष से हट जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी में अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह से सवाल करे कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और हिमाचल में उपचुनावों में हार का सामना क्यों करना पड़ा। खासकर हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी को हार के साथ साथ भारी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है और इस वजह से बीजेपी में कलह बढ़ती दिख रही है, जो बाद में पार्टी में फूट का कारण बन सकती है। आप जानते ही हैं कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और हिमाचल से ही तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी आते हैं। जी हाँ, वही अनुराग ठाकुर जिनका एक नारा काफी चर्चित हुआ था, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। खैर, अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट बीजेपी को जिताने के लिए भरपूर ताकत झोंकी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह जिला मंडी ही है और तो और जेपी नड्डा भी हिमाचल से ही आते हैं। फिर भी जनता ने लोकसभा की ये सीट कांग्रेस को सौंप दी, जबकि 2019 में कांग्रेस यहाँ 4 लाख वोटों से हार गई थी। लेकिन इन 2 सालों में देश में काफ़ी कुछ बदल गया है। कोरोना आया, लॉकडाउन लाया गया, महंगाई बढ़ाई गई, बेरोजगारी से युवाओं को निराश किया गया
और कृषि कानून भी मोदी सरकार ने बनाए, जिससे किसानों की जगह उद्योगपतियों को लाभ हो रहा है। तो इन सबका असर चुनाव पर दिखा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा भी कि कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे का अच्छे से इस्तेमाल किया और इसने हमें हरा दिया। जो ठाकुर साहब नहीं कह पाए वो ये कि महंगाई पर लगाम लगाने में मोदी जी की सरकार नाकाम रही और इसीलिए बीजेपी की हार हुई। मुख्यमंत्री ने आरोप भी लगाया है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हार पर पार्टी आत्मावलोकन करेगी। हिमाचल में केवल लोकसभा ही नहीं, 3 विधानसभा सीटें भी कांग्रेस ने जीती हैं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये संकेत अच्छे नहीं हैं कि बीजेपी हार रही है। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तो इस हार की जिम्मेदारी लेंगे नहीं। लिहाजा अब ये कयास लग रहे हैं कि सीएम को बदलने वाला दांव बीजेपी यहाँ भी चलेगी। यानी जिस तरह उत्तराखंड में 3 बार सीएम बदल दिए गए, कर्नाटक में सीएम बदले गए और गुजरात में तो सीएम के साथ पूरी कैबिनेट ही बदल दी गई, अब उसी तरह जयराम ठाकुर की भी विदाई हो सकती है। अगर बीजेपी ने जयराम ठाकुर पर यह सख्ती दिखाई और हार का जिम्मेदार उन्हें ठहराया, तो क्या जयराम ठाकुर आसानी से इस सजा को स्वीकार करेंगे या फिर परेशानी बीजेपी के लिए खड़ी करेंगे, ये देखना होगा। वैसे सीएम बदलने का कोई फायदा कर्नाटक में भी बीजेपी को नहीं मिला। येदियुरप्पा के बाद बसवराज एस बोम्मई को बीजेपी ने पार्टी की अंदरूनी कलह थामने के लिए सीएम बनाया था, लेकिन बोम्मई के गृह क्षेत्र हंगल की सीट ही बीजेपी नहीं बचा पाई। बोम्मई ने यहाँ खूब प्रचार किया था, लेकिन फिर भी वो अपनी मजबूती बीजेपी हाईकमान के सामने नहीं दिखा पाए। इधर राजस्थान में भी वसुंधरा राजे की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी और पार्टी को उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा। अब तक कांग्रेस के अंदरूनी कलह का मजाक उड़ाने वाली बीजेपी के लिए अब वैसे ही हालात बन रहे हैं जैसे उसने दूसरी पार्टियों के लिए बनाए थे। यानी फूट डालो और राज करो पर बीजेपी ने कई बार सत्ता हासिल की, मगर अब ये दांव उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश ऐसे कई राज्यों से बगावती सुर उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनते ही बड़े पैमाने पर बीजेपी में गए टीएमसी नेताओं ने घर वापसी करनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। त्रिपुरा में लोग बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं और हो सकता है आने वाले चुनाव के पहले घर वापसी का ये सिलसिला कई राज्यों में तेज हो जाए। सत्ता और पद का लालच या जांच एजेंसियों का डर कितने देर तक काम आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि बीजेपी अपनी अंदरूनी कलह को थामती कैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।